आ जाओ भाई। कहानी आज की ऐसी है कि हमने ग्राफ्स देखने। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर मेरे पास इस पोर्शन के अंदर ये बेसिकली मैंने इसको दो पार्ट्स के अंदर स्प्लिट किया हुआ है इस चैप्टर को। सही है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड इसके अंदर अलग अलग चीज़ है, राइट। ग्रेविटेशनल फील्ड मैंने आज इस वीक के अंदर कंप्लीट करना है और उसके मैं तुम्हें होमवर्क देना है। सही। अभी जो जो हजरात कर रहे हैं होमवर्क वगैरह या क्वेश्चंस वगैरह, तो मे भी बहुत ज़्यादा उनसे ना हो पाए। अगर जो तुम लोग स्कूल के हिसाब से करो तो मुझे नहीं पता, बट मेरे अगर जो मेरे पढ़ाई के हिसाब से करो तो तुमसे बहुत ज़्यादा ना हो पाए। ओके। तो अभी फिलहाल सीन ऐसा है कि हमने जो है ग्राफ्स देखने हैं, सही है। और फिर उसके बाद जो है ग्राफ के बाद हम चले जाएंगे थोड़ी सी डेंसिटी वगैरह पे, वेटलेसनेस के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, केप्लर्स लॉ पे जाएंगे, बाइनरी स्टार। ये पांच चीज़ें करनी है, हमारा कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। सही। और इससे पहले हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ और फील्ड ऑफ फोर्स, ये चीज़ें देख चुके हैं। सही है। सो अच्छा देखो, इस चैप्टर के अंदर ना दो मेन ग्राफ आते हैं, राइट। और ये बहुत दफ़ा तुमसे पूछे जाएंगे पेपर के अंदर। सही। और इसी के सिमिलर ग्राफ आ रहे होंगे, तो तुम जो है ना बड़ी ज़्यादा तुम्हारी ज़िंदगी में दिक्कतें परेशानी आने वाली हैं। सही है। तो ज़रा इसको ज़रा सही से समझ लेना। सही है। ग्रेवी ग्राफ्स ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटी अराउंड द प्लैनेट। ओके। आ जाओ। देखो, जो सीन ऐसा है कि लेट से तुम्हारे पास जो है ना, थोड़ा सा ऊपर कर दें, जगह कम पड़ रही है। सही है। अच्छा, तुम्हारे पास जो है ना, अज्यूम कर लो, इमेजिन कर लो कि तुम्हारे पास धरती माँ एक। सही है। और जो है ना, तुम्हें ना मैंने कुछ डिस्टेंसेस दिए हैं। सही है। लेट्स से, सही, ये जो है ना, दिस इज फ्रॉम द सेंटर टू द रेडियस आर। अबे यार, पतला करना है इसको। ओके। ये एक डिस्टेंस में दिया हुआ है। सही है। दिस इज आर। ओके। एंड देन सरफेस से इतना ही आगे चले जाओगे। सो दिस इज टू आर, राइट। सही है। एंड देन और आगे चले जाओगे। सो दिस इज थ्री आर, थ्री आर। ओके। एंड सो ऑन, और आगे जाओगे तो फोर आवर तक पहुंच जाओगे, राइट। तो यहाँ से आगे और आगे जाओगे आप, तो आप फोर आवर तक पहुंच जाओगे, राइट। सो दिस इज द फोर आवर डिस्टेंस। ओके। हमने इसका ग्राफ बनाना है। सही। सो यहाँ से हम स्टार्ट करें एंड वी आर गोइंग, मतलब मान लो कि कोई रॉकेट है, कोई मास है, कोई भी चीज़ है, राइट। दैट इज लॉन्चिंग और बीइंग लॉन्च्ड फ्रॉम दिस पॉइंट एंड इट इज मूविंग टिल द फोर आवर डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, मान लो, या कोई भी प्लेनेट मान लो। ओके। सो अब लेट्स से कि भाई हमारे पास जो है, अगर मैं एक ग्रिड ले लूँ। सही है। अगर मेरे पास कोई अच्छी सी मुझे ग्रिड मिल पाती है, आ, 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 यार ये, ओ भाई साहब, चलो एक काम कर लेते हैं, इसको जो है ना पीछे उसमें ले लेते हैं। सही। ये मेरे पास जो है ना, ये मेरे पास ये मेरे पास डिस्टेंस है, राइट। अच्छा, अब अगर मुझे इन पे ग्राफ बनाना है, सही है, सो मुझे रिलेट करना पड़ेगा इनको, राइट। इन पॉइंट्स को रिलेट करना पड़ेगा। सो ग्रेविटी को तुम कैसे रिलेट करते हो भाई? ग्रेविटी का फॉर्मूला बताओ, कोई बच्चा ग्रेविटी का फॉर्मूला बताएगा भाई? ग्रेविटी का फॉर्मूला बताओगे एनीबडी, जो हम अभी पढ़ के आ रहे हैं? कोई नहीं है। जी एम ओवर आर स्क्वायर, राइट। ये ग्रेविटी का फॉर्मूला है, राइट। अच्छा जी, अगर मैं लेट से आर के डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ, सो मेरे पास फॉर्मूला इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, एट द सरफेस, जस्ट जी एम ओवर आर, राइट। सर एक और नहीं आता वहाँ पे अबे वो फॉर्मूला फोर्स में। का होता है, जानो, फोर्स का होता है वो फॉर्मूला। सही है। फील्ड का फॉर्मूला जी एम होता है और फोर्स का फॉर्मूला जी एम होता है। सही है ना, समझ रहे हैं? देख रहा है भाई? ये रहा। जी। ये ये फोर्स का फॉर्मूला था। सही है। सही है। और ये फील्ड का फॉर्मूला था, समझ रहे हैं? अच्छा जी, आओ। सो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा, आर स्क्वायर। सही है। यहाँ पे जब हम फॉर्मूला लिखेंगे, सो g m over 2r square, right, because we are 2r the distance away from the center, right. And then at this point it will going to be 3r squared. Okay. And then it will going to be over 4r squared. Okay. Is that clear?
सही हो गया। बट द जी एंड द एम रिमेन्स द सेम, राइट, क्योंकि वो मास ऑफ द प्लेनेट है, और जी इज अ यूनिवर्सल यूनिवर्सल कांस्टेंट, कायनात में जहाँ पे भी चले जाओगे सेम रहेगा, राइट। एंड तुम यहाँ पे इसको कह सकते हो कि दिस इज G4, G3, सही है, G2, एंड लेट्स से G0। ओके। अगर तुम अर्थ के लिए काम कर रहे हो, सो उसी हिसाब से जी की वैल्यू 9.81 होगी, बट वी आर वर्किंग, लेट्स से वी आर वर्किंग एट एट फॉर एनी रैंडम प्लैनेट, राइट, हमें नहीं पता उसकी ग्रेविटी क्या है, सही है, वी आर जस्ट वर्किंग इन टर्म ऑफ G0, राइट। आज अभी ग्राफ बना लेते हैं इसका, सही है। ये आ गया अपने पास, अपनी ग्रिड आ गई है, सही है। ग्रिड पे इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि रिक्वायर्ड है ग्रिड, सही है, लेकिन ग्रिड में मुझे कुछ भंड दिख रहा है, सही है, तो इसीलिए शायद प्रॉब्लम हो जाए। एक सेकंड दे दो बस। अम्म अगर तो इक्वल डिस्टेंस पे आ रहा होगा देन फाइन। अच्छा जनाब, 1 सेंटीमीटर पे अगर आ जाए कितनी अच्छी बात हो जाएगी। सही है, ये 1 सेंटीमीटर हो गया, सही है। एंड देन ये 2 सेंटीमीटर हो गया, सही है। एंड देन ये 3 सेंटीमीटर हो गया, सही है। मैं होशियारी से भी इसलिए करूँ क्योंकि ये रिक्वायर्ड है, वरना बन नहीं पाएगा ग्राफ, सही है। ये हो गया है 4 सेंटीमीटर, सही है। एंड दिस इज एग्जैक्टली ऑन 5 सेंटीमीटर, सही है। और यहाँ से भी हमें इसको सीधा करना पड़ेगा। यार ये सब होना चाहिए था पहले से। अच्छा 1 सेंटीमीटर, चलो 2 2 पे ले जाते हैं ताकि जो है ना ग्राफ थोड़ा सा हमें बड़ा दिख जाए। या 1 सेंटीमीटर, नहीं, तो 2 सेंटीमीटर, सही है। एंड देन 4 पे चले जाएंगे, 4 सेंटीमीटर, राइट। एंड देन नेक्स्ट लाइन शुड बी ऑन 6, सही है। एंड देन ये वाली लाइन चली जाएगी 8 पे, सही है। और ये दो लाइनें चली जाएंगी 10 पे, फाइन, चलो हो गया। अच्छा जी, ये मैं इसलिए इसको सीधा इंसान बना रहा हूँ क्योंकि जो है ना ये जब उसके अंदर आएगा तो उसके अंदर भी इसी तरह से तुम्हें सॉल्व करना होगा इंसान बना के। तो इसी वजह से जो है ना तुम्हें ये थोड़ा सा प्रॉब्लम तुम्हें मैं मतलब जो है ना ये करना पड़ रहा है, सही है। सो आ जाओ। अब लेट से मैंने तुम्हें ऊपर जो है ना ये चीज़ें बता दी, सही है, कि तुम्हारे पास जो है ना ये दो चीज़ें आ गई, कि जो है ना हमारे पास डिस्टेंसेस ये आ रहे हैं, राइट। अब अगर मेरे पास लेट से हम काम कर रहे हैं भाई, हमने जो है ना यहाँ पे ग्राफ बना लिया, हमने जो है यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर लिया, ये आ गया हमारे पास एक्स एक्सिस, राइट, और ये आ गया हमारे पास वाई एक्सिस। बेटा देखो, टीचर की गलती पकड़ना बहुत बुरी बात होती है, मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सही बोला है, ओके, तुम लोगों ने गलत सुना है। ओके, सो हमने जो है ना ग्रेविटी लिया इधर, सही है। एंड हम यहाँ पे डिस्टेंस ले रहे हैं बिकॉज डिस्टेंस इज द डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सही है, सो हम उसको अपने हिसाब से चेंज करने लगे, राइट। डिस्टेंस इन मीटर ले लो, किलोमीटर ले लो, कुछ भी ले लो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक? अच्छा जी, लेट्स से एक, सॉरी, 1 2 3 4 5, 4 पे ले लेते हैं, सही है। सो लेट्स से दिस इज G0, okay, this is the maximum gravitational field strength at the surface of the earth, right, या at the surface of the planet, सही हो गया। अच्छा, अब देखो सीन क्या है, काम किस तरह से करोगे, थोड़ा सा ग्राफ समझ लेना भाई, देखो 4 नंबर भी दे रहा होता है तुम्हें ग्राफ में, सही, इंसान की तरह बना लोगे नंबर मिल जाएंगे, होशियारी करोगे तो फजूल का नंबर जाएगा, सही है। अच्छा, देखो याद रखना कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है सरफेस में, राइट, सो ग्रेविटी की वैल्यू मैक्सिमम होगी एट आर पे, राइट, लेट्स से दिस इज आर, सही है, दिस इज R1। और अच्छा, ये नहीं होना चाहिए ना हमारे पास, हम बेसिकली ब्राउन से कैलकुलेशन कर रहे हैं, सो ब्राउन कलर ही होना चाहिए, 1 2 3 4, सो G1, तो ये सही है। लाइंस के बगैर भी एक ग्राफ बन सकते हैं, फिर लाइन जरूरी है? यार देखो, लाइंस के बगैर तुम अभी फिलहाल होशियारी करो, कॉपी के अंदर कर लो, कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे बस समझ लो कि लाइंस क्यों रिक्वायर्ड है, राइट। देखो वो तुम्हें जो है ना ग्राफ याद रखो कि ग्राफ जब भी ए लेवल्स के अंदर जो है ना एक्सेस ड्रॉ करके देगा, तो तुम्हें जो है ना तरीके से बनाना है, ओके। एक्सेस ड्रॉ करके अगर दे रहा है प्रॉपर, और वैल्यूज लिख के दे रहा है, देन तुम्हें ग्राफ के अंदर की कैलकुलेशन करके उसके ग्राफ को प्लॉट करना होगा, ओके। अगर तो उसने जस्ट बोला स्केच कर दो विदाउट एनी एक्स एक्सिस, विदाउट एनी प्लॉटेड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो तुम्हें जस्ट शेप ऑफ द ग्राफ देना होगा, समझ रहा भाई? हाँ ना बोल भाई। जी। R2R,
एंड देन 3 r एंड 4 r। ओके, यहाँ तक हमारे ग्राफ जाने वाला है, राइट। अच्छा जी। देखो सीन ये है कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम होने वाली है एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये हमने बना दिया, एक पॉइंट लगा दिया मैक्सिमम, राइट। अच्छा जी, अब उसके बाद 2 r पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कोई मुझे बता सकता है? बाय द वे तुम इसको रिलेट भी इस तरह से कर सकते हो। जरा यहाँ पे देखना प्लीज। तुमने कहा कि भाई G0 इज बेसिकली इक्वल टू Gm over r squared, right? And G1 is basically equal to Gm over 2r square, right? So तुम G और M को इक्वेट कर लो, so तुम कह सकते हो कि G0 R1 squared is equals to Gm, right? And G1 4r square is equals to Gm, right? सही है? अबे सही है। अच्छा जी, तुम Gm इक्वेट कर दो, so G0 R1 square is equals to G1 4r square, right? ये तुम कैंसिल कर दोगे? सॉरी, नहीं कैंसिल करोगे यार, क्या हो गया? अच्छा जी, आर, सही है ना, हम इसको तो आर की फॉर्म में ले रहे हैं, सही है। सो आपने इसको कैंसिल कर दिया, सही है, एंड आपके पास जो G1 आ गया, वो आपके पास आ गया G0/4 की फॉर्म में, राइट। यानी जो आपके पास ग्रेविटी होगी ना, कौन से पॉइंट पे, सेकेंड आर 2 r पे जो ग्रेविटी होगी दैट विल बी G0/4 वाली होगी, राइट। इससे 4 गुना कम हो जाने वाली है, ओके। सो अगर ये 1 2 3 4 पे, सो तो ग्रेविटी की सेकंड आर पे जो है ना, यहाँ पे आ जाएगी, सही हो गया। देखो ये जो है ना, यहाँ पे आपके पास जो ग्रेविटी की वैल्यू होगी दैट विल बी हाफ पॉइंट G0/2 हो जाएगी, सही है। एंड देन यहाँ पे G0/4 हो जाएगी, राइट। बच्चों समझ पा रहे हो? बच्चों मैं समझ पा रहे हो भाई? आना बोलो प्लीज। Yes, sir. सही हो गया। G0/4 पे दूसरा पॉइंट आ गया, राइट। नाउ यू हैव टू वर्क आउट फॉर द थर्ड पॉइंट, सही है। थर्ड पॉइंट के लिए क्या करोगे, सिमिलर कॉन्सेप्ट लगा दो, सही है। G0 r² इज Yes, इक्वल टू, जी भाई क्या बोल रहे हैं? अब मैं कह रहा हूँ एक्सिस वाला समझा दें। एक्सेस वाला क्या समझाओ भाई? यही जो G0/2 G0/4। ये तो मैंने एक्सेस बस प्लॉट किया हुआ है, देखना। सीन ये है कि भाई मैंने 1 2 3 4 लाइंस पे जो है मैंने G0 बनाया हुआ है, सही है। तो आधी पे G0/2 आ जाएगा, समझ रहे हैं? मतलब 0.5 हो जाएगा, अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0.5 हो जाएगा, सही है। और देखिए, इसके भी नीचे 0.25 हो जाएगा, और यहाँ पे ऊपर जाओगे तो 0.75 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना भाई? मैं समझ रहे हैं? समझिए गुड ये। गुड। ओके, सो यहाँ पे अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे, सो G0 आर सर स्क्वायर, ये जो राइट पे आपने की है आप एक दफा दोबारा समझा दें। राइट पे दूसरी दूसरी वर्किंग देख लो जरा, दूसरी वर्किंग देख लो, पहले को छोड़ो, दूसरी देखो, देखो। मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, देखो जी एम कांस्टेंट है, राइट, वो चेंज नहीं हो रहा है, सही हो गया। लेकिन R 2 R 3 R 4 R ये चेंज हो रहा है, राइट। सो मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशन से, मतलब मैं कोई भी दो वैल्यू पिक कर सकता हूँ, राइट। इन दोनों को पिक कर सकता हूँ, या फिर इन दोनों को पिक कर सकता हूँ, वट एवर यू वॉन्ट टू पिक, इन दोनों को पिक कर सकता हूँ, राइट। और मैं जो है उनके जीएम को रिलेट कर सकता हूँ, राइट, क्योंकि इक्वेट कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों सब कांस्टेंट है, राइट। सो मैंने पहले इन दोनों को रिलेट किया, राइट। दोनों के जीएम को सब्जेक्ट बनाया एंड इक्वेट कर दिया, राइट। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं इसको पिक कर रहा हूँ और इसको पिक कर रहा हूँ, आई मेक जीएम द सब्जेक्ट, राइट। सो मेरे पास क्या बनेगा इक्वेशन, मेरे पास ये बन रही होगी, सही है। चलो इससे कर लेते हैं। सो जी नॉट टाइम्स आर स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू जीएम। मुबीन समझ रहे हैं ये बात? मैंने सिर्फ उधर भेज दिया, सही है। दिस इज फॉर द फर्स्ट जी पॉइंट, सही है। फॉर द थर्ड पॉइंट हमने कहा था कि G3 होगा, हमें नहीं पता उसकी क्या वैल्यू होगी, लेकिन उस पर जो आर हो रहा है वो 3 r पे हम खड़े हैं, राइट। और हमने उसका स्क्वायर कर दिया, इज इक्वल टू, वो भी जीएम के बराबर है, राइट। सेट हो गया। दोनों को इक्वेट कर दो भाई, तो G0 r² इक्वल्स टू G3, एंड देन अगर तुम इसको उसको होल स्क्वायर करोगे तो 9r हो जाएगा, 9r², राइट। आर स्क्वायर से R² कैंसिल हो जाएगा, G0/9 इज बेसिकली इक्वल टू, कितना हो जाएगा भाई? G3 हो जाएगा, राइट। सो अब तुम्हें ये पता चल गया कि G3 पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड होने वाली है, यानी ग्रेविटी एट 3 r डिस्टेंस फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ या फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लैनेट, वो कितनी होने वाली है?
जी नॉट डिवाइडेड बाय 9 होने वाली है, राइट? यानी डिवाइड बाय 9 करोगे तो 0.11 बना रहा होगा, राइट? ये मैं रट्टा लगाई हुई वैल्यूज। सही है। तो यस, 0.11 आ रहा है, सही है। सही हो गया। अब देखो ये समझ में आ गया बच्चे, समझ में आ गया, मुबीन समझ गया? मुबीन समझ गया? जी सर, समझ गए। ओके। अब हमने ये बात कर ली, राइट? अब देखो ये, अब जरा इसको यहाँ पे प्लॉट भी करना देख लो। देखो ये जो पॉइंट था दैट वाज 0.25, ओके? 0.25, राइट? इसको हाफ करोगे तो 0.125 बन जाएगा, राइट? तो इसके हाफ से थोड़ा सा नीचे पॉइंट आना चाहिए, राइट? भाई समझ गए हो? प्लॉटिंग समझ गए हो? 3R पे जो पॉइंट है वो सेंटर से थोड़ा सा नीचे आना चाहिए इधर, राइट? ओके। 4 पे कर लेते हैं, एट 4R, राइट? जी नॉट आर स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू GM, राइट? मैंने फर्स्ट वैल्यू ले ली, एंड देन फोर्थ वैल्यू मैं लूंगा G4, एंड देन 4R स्क्वायर इज इक्वल टू GM, राइट? अच्छा, तुम्हारे मन में कीड़ा काटेगा कि भाई आप फर्स्ट वैल्यू के साथ ही क्यों कंपेयर कर रहे हो फोर्थ को? आप थर्ड के साथ भी तो फोर्थ को कर सकते हो। तो भाई बिल्कुल कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। मैं सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के लिए जो है ना फर्स्ट को थर्ड फोर्थ से कर रहा हूँ। वरना अगर तुम इसको कंपेयर करोगे तो वहां पे जो है ना तुम्हें मैथ्स की जो है थोड़ी सी और ज्यादा दिक्कत परेशानी आएंगी, राइट? सो दैट्स आई एम नॉट टेकिंग दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, राइट? मैं सिर्फ फर्स्ट के साथ जो है ना सबको कंपेयर करता जा रहा हूँ। सही हो गया? चलो, ये आ गया तुम्हारे पास। अच्छा जी, अब इसको तुम सॉल्व कर लो, दोनों को इक्वेट कर लो, सही है? So, तुम्हारे पास हो जाएगा G0 R² इज इक्वल टू G4 एंड देन 16R²। ओके। R² से R² कैंसिल हो जाएगा, एंड देन यू गॉट 16, G0/16 इज इक्वल टू G4, राइट? सही हो गया। ये तुम्हारे पास आ गया G0/16, राइट? एंड इसके अंदर क्या सीन है? इसके अंदर ये सीन है भाई कि जो है ना अगर तुम 1/16 करोगे तो 0.625 0.0625 आएगा। सो G4 इज बेसिकली 0.0625 ऑफ G0, राइट? अब जरा इसको प्लॉट भी कर लेते हैं। भाई प्लॉटिंग देख लो भाई। देखो ये 0.25 आ रहा था, राइट? 0.25। सही, यहाँ पे एग्जैक्टली हाफ करोगे 0.125 आ जाएगा, उसको भी एग्जैक्टली हाफ करोगे तो तुम्हारे पास आएगा, राइट? सो मतलब ना बिल्कुल ये जो है ना बिल्कुल यहाँ पे कहीं पे आ रहा होगा। सही, समझ रहे हो बच्चों? हाँ जी। एनी प्रॉब्लम गाइस? Yes. हाँ जी, हाँ जी। सारे जी, स्मॉल जी ग्रेविटी की वैल्यू, कैपिटल जी वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, राइट? अल्लाह अकबर। अच्छा जी, आजो भाई अभी। जी भाई बोलिए। जो मैं ये वैल्यू डिफरेंट इसलिए होगा डिस्टेंस में बस। ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हो रही है, ये पूछ रहे जी जी की जो वैल्यू चेंज हो रही हो? जी। जी भाई, जी भाई। डिस्टेंस की वजह से हो रहा है। तुम जितना जो है ना अपने धरती माँ से दूर होते रहोगे तुम्हारा उतना फर्क आता रहेगा। समझ रहे? सही हो गया। सर ये ग्रेविटी हम G0 पे ही प्लॉट कर सकते हैं। वो क्या मतलब भाई? मतलब G0 की वैल्यू से ही हम प्लॉट कर सकते हैं ये, जैसे नहीं हमने इसकी, सब को डाली। जैसे हमने सबके अंदर G0 लिया हुआ है ना, अगर तुम इसकी वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू ले लो तो वो भी इससे भी काम हो सकता है। मतलब लेट्स से अगर तुम अर्थ ले लो, 9.81 वैल्यू ले लो, तो उससे भी तुम एग्जैक्ट वैल्यू वैल्यू निकाल के प्लॉट कर सकते हो। यहाँ पे तो मैं वेरिएबल प्लॉटिंग कर रहा हूँ ना। सही है। और इसी तरह से जो है तुम अगर G0, यस, इसी तरह तुम ये कर सकते हो। सही है। या इसके अलावा कुछ पूछ लो, मुझे आपका ये क्वेश्चन समझ में आया। नहीं सर, मैं कह रहा था कि हम जैसे G1 से प्लॉट कर सकते हैं सारी, G0 के बजाय। अच्छा बेसिकली अच्छा ओके, G1 बेसिकली ना यहाँ पे ग्रेविटी होगी मैक्सिमम, राइट? एंड वो जो मैक्सिमम ग्रेविटी होगी ना जिसको मैं G0 कह रहा हूँ, वो एक्चुअल ग्रेविटी ऑफ द प्लेनेट होगी, राइट? किसी भी प्लेनेट की जो ग्रेविटी है अगर तुम उसको G0 दे दो या कोई भी सिंबल दे दो, इट्स अप टू यू, बट दैट विल बी द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द ग्रेविटी एट द सर्फेस ऑफ दैट प्लेनेट, राइट? अगर तुम यहाँ पे कह रहे हो, सही है, G0 के बजाय तुम उसको G1 ले रहे हो, तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में या एग्जामिनर ने उसको जिस भी तरह से दिया हुआ, राइट? सो अगर अगर लेट्स से एग्जामिनर ने यहाँ पे जो है ना पहली वैल्यू को G1 दिया हुआ है तो तुम उसी हिसाब से कर लोगे, G2 दिया हुआ है उसी हिसाब से कर लोगे, तो इट डिपेंड्स, राइट? तो आपने पहली वैल्यू जी जी नॉट दी है, G1?
यार पहली वैल्यू मैंने जी नॉट दी हुई है, अगर तुम उसको जी वन ले लो, जी वन से कर लो, कोई मसला नहीं, सही है। जी टू, जी वन यहाँ पे मैंने ना इसको मैंने जी नॉट लिया हुआ है, सही है, इसको मैंने जी नॉट लिया हुआ है, सही, इसको फिर मैंने जी टू लिया है, सही, दिस इज जी थ्री देन, ओके, एंड दिस इज जी फोर, राइट। सही हो गया। एंड उसी हिसाब से मैंने जो है ना ये ग्राफ प्लॉट किया, सही, समझ पा रहे हो भाई? यस बच्चों, एनी प्रॉब्लम किसी को? कोई टेंशन है बोल दो भाई। अच्छा, ग्राफ तो देखो बन गया अपना, सही है। ये ग्राफ चूंकि इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि तुम्हें जो है ना वैल्यूज निकाल के वर्कआउट करके तुम्हें देना होता है, राइट। अब देखो ये जो तुम्हें ग्राफ दिख रहा है ना, इस चीज को जो है ना वो हम इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं, ओके। ये जो इस तरह का जो तुम्हें शेप दिख रहा है ना, इस शेप को हम इनवर्स स्क्वायर लॉ कह रहे होते हैं, ओके। ये जो एकदम से जो है ना बिल्कुल मैक्सिमम से वैल्यू से एकदम से स्टीप चेंज आता है, इसको हम इनवर्स स्क्वायर लॉ कह रहे होते हैं, राइट। सही हो गया भाई, ये बात समझ लो। ये तुम्हारे पास सिंपल कॉन्सेप्ट है, राइट। यस। अच्छा, अब तुम्हारे पास क्या सीन है कि देखो इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो कि तुम्हें पता होनी चाहिए। पहली चीज कि भाई, यार क्या हो गया है? अजीब अजीब सी चीजें बन रही हैं। ओके, सो तुमने कहा कि भाई ग्रेविटी विल बी मैक्सिमम एट द सरफेस, सही हो गया। एंड दूसरी चीज कि ग्राफ शुड फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ, ओके। ये दो चीजें तुम्हारे पास है, राइट। अच्छा, अब देखो ये मैंने एक प्लेनेट के लिए बनाया, सही। अच्छा, हम ना इनसाइड ऑफ द प्लेनेट नहीं पूछते हैं, राइट, मतलब इनसाइड प्लेनेट के अगर इनसाइड का ग्राफ बनाओगे तो इस तरह से बनता है, बट हम ये नहीं बनाते हैं, राइट, ना पेपर में बनाते हैं ना इस तरह यहाँ पे बनाते हैं, राइट, सो यू कैन इग्नोर इट, राइट। बट ऑल दो वो ग्राफ जो है ना वो इस तरह से होगा, राइट, अगर तुम इसको पूरा रिलेट करना, राइट। सही है, सो दिस इज फॉर वन प्लेनेट, सही है, कि अगर तुम एक प्लेनेट की ग्रेविटी ले रहे हो तो तुम्हें इस तरह से दिखेगा, राइट। बी केयरफुल, ये ग्राफ बहुत दफा पेपर में आता है, सही है। सो तुम्हें इसका ग्राफ तरीके से बनाना आना चाहिए, ओके। अच्छा जी, अगर तो तुम्हारे पास दो प्लेनेट है, सही, और उन दो प्लेनेट की ग्रेविटी तुम निकाल रहे हो, राइट, फॉर द ग्रेविटी ऑफ टू प्लैनेट्स, सही है। अब देखो सीन क्या है, अब देखो इसकी जो है ना इसके अंदर एक डेरिवेशन भी आ जाती है, सही है, कैलकुलेशन भी आ जाती है। सो लेट्स से तुम्हारे पास एक प्लेनेट ये है, सही है, एंड तुम्हारे पास एक प्लेनेट ही है, राइट। ये तुम ऐसे मान लो कि भाई दिस इज द अर्थ, फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए, दिस इज द अर्थ, राइट, एंड दिस इज द मून, ओके, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, राइट। एंड लेट्स से दिस डिस्टेंस इज, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होना चाहिए तुम्हें पता है, राइट। दिस डिस्टेंस इज लेट्स से डी, ओके, जो कि तकरीबन होता है 7.22, नहीं 3.84 एक्सपोनेंट 8, ओके। सही हो गया, 3.84 एक्सपोनेंट 8, बट अभी वैल्यू इस्तेमाल नहीं करे, सही हो गया। अच्छा जी, तुम्हें ये बात पता है, यू नो दैट, कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है उसकी जो वैल्यू, उसकी जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड है, राइट। ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ से इनवर्ड आ रही होंगी, राइट, लाइक दिस, सही है। यहाँ से भी इनवर्ड आ रही होंगी, राइट, लाइक दिस, और यहाँ से भी इनवर्ड आ रही होंगी, राइट, लाइक दिस। ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस जो होंगी वो तो हमारे पास इस तरह से होंगी, राइट। और मून की जो ग्रेविटी होगी वो भी इनवर्ड आ रही होगी यहाँ से, राइट, लाइक दिस एंड लाइक दिस, ओके। सही हो गया भाई, ओके, एंड लाइक दिस, ओके। ये तुम्हारे पास जो है ना ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन, राइट। सो तुम देख पा रहे हो, अगर तुम सिर्फ इस वाली लाइन को इमेजिन करो, राइट, सो तुम देख पा रहे हो ये जो दो लाइंस हैं दे आर एग्जैक्टली ऑपोजिट इन डायरेक्शन, राइट। एंड ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो वेक्टर क्वांटिटी, ग्रेविटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। और ये एग्जैक्टली एक दूसरे के ऑपोजिट है, राइट। सो देयर शुड बी सम पॉइंट
इन बिटवीन द प्लैनेट के, जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, राइट। क्योंकि जो रिजल्टेंट ग्रेविटी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी। मतलब मान लो अगर तुम्हारे पास एक मास है, राइट, लेट्स से वी लॉन्च समथिंग, ये यहाँ पे आ गया, राइट, सही है। ये मतलब कोई भी चीज है, कोई भी जो है ना, कोई सैयारा है, कोई कुछ ना कुछ है, कोई खुराफात हमने भेज दिया, सर ये सही है। डी का क्या मतलब है? डी इज द डिस्टेंस सेपरेशन, आर ले लो, डी ले लो, सेपरेशन है, सही है। ये चलो अभी फिलहाल मिटा देते हैं, सही है। सेट हो गया। ये मेरे पास जो है ना, एक एक समझ लो, तुम रॉकेट ले लो, ये तुम्हारे पास जो है ना पॉइंट मास है, राइट। टेस्ट मास जिसको हम कहते थे, याद है टेस्ट मास किसको कह रहे थे भाई, कि हम टेस्ट मास कह रहे थे कि ग्रेविटेशनल फील्ड को एक्सपीरियंस करने के लिए हम टेस्ट मास भेजते थे, राइट। सो ये टेस्ट मास है, ओके। अब देखो इस टेस्ट मास पे जो तुम्हारे पास ग्रेविटी होगी, राइट, अगर मैं इस टेस्ट मास को यहाँ पे ड्रॉ करूँ, सही है। सो ये यहीं पे बना लेते हैं, सही है। ये जो टेस्ट मास होगा ना, इस पे जो ग्रेविटी की वैल्यू होगी, ये ग्रेविटी का जो वेक्टर बनेगा, इस टेस्ट मास के ऊपर दो ग्रेविटी की वो आ रही होंगी वैल्यू, सही है। एक आ रहा होगा मून की वजह से, और एक आ रहा होगा अर्थ की वजह से, राइट। जब ये अर्थ के करीब होगा सो ग्रेविटी ऑफ द अर्थ ज्यादा होगी, राइट। और जब ये मून की वजह से होगा तो ग्रेविटी ऑफ द मून ज्यादा, वैल्यू उसकी बड़ी होगी, राइट। सो लेट्स से कि ये आपके पास हो जाएगा इसका ग्रेविटी का वेक्टर, ग्रेविटी ऑफ द मून, सही है। सर ये सही आप है जो कि, रिपीट कर सकते हैं, आप क्या बोल? क्या चीज़ भाई, क्या रिपीट करूं। ये जो भी आप बता रहे अबे रुक, थे, बताने दो दे। मून की रुक वैल्यू रुक, ज्यादा होगी। डोंट वरी बता रहा हूँ। जी एम, ग्रेविटी ऑफ मून, सही है। और ये आ जाएगी ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, राइट। सही है, ये दो चीजें आ गई। देखो अब सी समझो, सही है। ये मेरे पास है एक टेस्ट मास, ओके, सही है। इस टेस्ट मास में तुम्हें पता है टेस्ट मास क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड को एक्सपीरियंस करने के लिए हम कोई भी एक प्लेनेट, कोई वो ले लेते हैं, सैटेलाइट ले लेते हैं, सैटेलाइट नहीं, हम कोई रॉकेट ले लेते हैं, हम उसको भेजते हैं, हम देख लेते हैं, देख रहे होते हैं कि भाई ग्रेविटी का क्या इफेक्ट है, राइट, इन बिटवीन द पाथ ऑफ द टू प्लैनेट्स, राइट, ये टू मासेस, राइट। अब जब तुमने इसको यहां से लॉन्च किया होगा, सो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ वो बहुत ज्यादा होगी, मैक्सिमम इस पे होगी, राइट, और मून की ग्रेविटी बहुत कम होगी, राइट। लेकिन जैसे जैसे ये यहाँ पे जाएगा, राइट, तो वैसे वैसे जो है मून की ग्रेविटेशनल फील्ड बढ़ने लगेगी, अर्थ की कम होने लगेगी, राइट। फिर इवेंचुअली देयर विल बी अ पॉइंट केम, और देयर विल बी अ पॉइंट कम कि जहां पे आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मून और अर्थ दोनों बराबर हो जाएंगी, राइट। और चूंकि आपको पता है कि बोथ आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, सो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, एंड ग्रेविटी जीरो हो जाएगी उस पॉइंट पे, राइट। बात समझ पा रहे हो, ये बात समझ पा रहे हो भाई, जी कॉन्सेप्ट समझ में आया, ओके। सही है। सो हमने कहा कि भाई ग्रेविटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। सो हम ये कह सकते हैं कि भाई ग्रेविटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट, एंड इट एक्ट, अच्छा जी चलो, बस यहाँ से यहाँ पे जो है ना, जरा इसकी देखो कि भाई इसको हम क्या क्या काम कर रहे हैं, सही है ब्रो। ये जो जी एम है ये बेसिकली ग्रेविटी ऑफ द मून है, राइट, एंड दिस इज ग्रेविटी ऑफ द अर्थ है, राइट। ये जो मास आपके पास है, मून इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा, अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही होगी, सही, और ये उनकी वैल्यूज होंगी ग्रेविटी की, राइट। लेकिन अगर मास एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होके जाएगा, सो ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी इफ यू आर मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ, एंड टुवर्ड्स द मून होगा तो अब ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा होगी, मून की ग्रेविटी की, राइट। जिस प्लैनेट की तरफ जा रहे हो उस प्लैनेट की ग्रेविटी बढ़ेगी, जिससे जिससे दूर जा रहे हो उसकी कम होगी, राइट। सेंस बन रहा है भाई, आसाम सेंस बन रहा है भाई। अच्छा जी, Okay. अब हाँ जी बोले। So this is gonna follow Newton's third law, right? दोबारा बोलो प्लीज यार, आवाज नहीं आ पाई। This is gonna be Newton's third law. थर्ड लॉ हम नहीं कह सकते, क्योंकि देखो थर्ड लॉ इन दोनों के बिटवीन होगा, मून और अर्थ के बिटवीन में, बट इफ यू आर कंसिडरिंग दिस मास, तो चूंकि एक ही मास है और उस पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगनी, डजंट गो विद न्यूटन थर्ड लॉ, वो फर्स्ट लॉ हो जाएगा, राइट, क्योंकि एक मास है हमारे पास, राइट। समझ लो ना। एंड Yes. फोर्स सिर्फ एक एक पॉइंट पे इक्वल हो रही है, बाकी तो पॉइंट पे अनइक्वल है, राइट। तो न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि हर पॉइंट पे इक्वल होना चाहिए,
पूरे टाइम तक जब तक दोनों फोर्सेस लगी तब तक वो इक्वल होनी चाहिए, न्यूटन थर्ड लॉ ऐसा कहता है, सही। अच्छा जी, अब देखो, अब जरा देखना प्लीज। लेट्स से, लेट्स से मेरे पास जो है ना, दिस इज द होल डिस्टेंस, ओके, ये मेरे पास पूरा डिस्टेंस है, सही। अबे यार सीधा सीधा नहीं बन रहा ये मेरे पास जो है ना, लेट्स से पूरा डिस्टेंस है, ये सेपरेशन है, सही है, उसका क्या बोलते हैं, दो प्लैनेट्स का, सही है, सही हो गया, ओके। ये मेरे पास पूरा सेपरेशन है, राइट, डी, सही हो गया। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई इस पॉइंट पे आके, इस पॉइंट पे, सही है, इसको मिटाना पड़ेगा मुझे, ओके। लेट्स से एट दिस पॉइंट जो यहाँ पे आप खड़े हो, सही है, यहाँ पे जी की वैल्यू है जीरो, राइट, यहाँ पे रिजल्टेंट ग्रेविटी है जीरो, राइट, एट दिस पॉइंट जो भी मैंने यहाँ पे अभी लिखा हुआ है ना, जी इक्वल टू जीरो, यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू जीरो फ्रॉम बोथ द प्लैनेट्स, राइट। मतलब दोनों की प्लैनेट की ग्रेविटी जो है ना वो एक की इंक्रीज हो रही है, दूसरी की डिक्रीज हो रही है, बट सिंस दे बोथ आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, सो कैंसिल आउट होकर जीरो हो गई, राइट। एंड लेट्स से जो ये वाला डिस्टेंस है, जो ये वाला डिस्टेंस है, लेट्स से दिस इज एक्स, ओके। सो दूसरा वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चे, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई? D minus एक्स। वेरी गुड भाई, डी माइनस एक्स बच्चे बता रहे हैं, सही। एक देखो, ये जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली सेंटर वाले पॉइंट पे हो, ओके। एग्जैक्टली सेंटर पे तब होगा जब मासेस इक्वल हो, समझ रहा भाई? चलो, अब आ जाओ जरा करते हैं इसको। सो हमने कहा कि भाई जो ग्रेविटी है, जो रिजल्टेंट ग्रेविटी होगी, सही है, रिजल्टेंट ग्रेविटी हमारे पास किसके बराबर होगी? ग्रेविटी ऑफ द अर्थ माइनस ग्रेविटी ऑफ द मून, राइट। ये ग्रेविटी ऑफ द मून माइनस द ग्रेविटी ऑफ द, डिपेंड्स अपॉन यू के आप किस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो, किसको नेगेटिव ले रहे हो, राइट, सही है। अच्छा, अब अगर हम एट पॉइंट वेयर रिजल्टेंट ग्रेविटी इज जीरो, रिजल्टेंट ग्रेविटी इज जीरो, सही है। तो हम क्या कहेंगे भाई, हम कह सकते हैं कि भाई जी रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू जीरो, राइट, एट दैट पॉइंट। सो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? ग्रेविटी बाय द अर्थ इज इक्वल टू ग्रेविटी बाय द मून, राइट। ये बात समझ में आ गई? when the resultant gravity is equal to when the resultant gravity is equals to zero, right। अगर तुम चाहते हो तो तुम इसको जो है ना, रिजल्टेंट, सही है, ये तुम्हारे पास हो गया, क्लियर। अब तुम इसको एक्सपैंड कर लो। सो ग्रेविटी का फॉर्मूला होता था जी एम ओवर आर, जी एम ओवर, अच्छा जी। अब देखो, सेंटर से लेकर डिस्टेंस कहाँ तक लोगे, जहाँ पे ग्रेविटी जीरो है, सही है, जो कि मेरे पास है एक्स स्क्वायर ले लिया, राइट। अच्छा, ये मैं साइड में इसका लगा रहा हूँ, अर्थ का ई लगा रहा हूँ, सही, सबस्क्रिप्ट के अंदर, राइट। एंड फिर उसके बाद जो है जी एम ऑफ मून, it's not the small m, it is the m in the subscript, right, representing the mass of the moon, okay, and that is d minus x whole squared, right। भाई इस इक्वेशन सेटअप समझ में आया? ये बहुत दफा आता है क्वेश्चन, इक्वेशन का सेटअप समझ में आया? यही ग्रेविटेशनल फील्ड में भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होगा। सर वो जो पॉइंट होगा वो जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट सेंटर में हो, जबरदस्त मून की। वो पॉइंट कहाँ पे होगा? और जो पॉइंट है जिसमें हम्म, रिजल्टेंट ग्रेविटी जीरो है, तो वो एग्जैक्टली सेंटर में नहीं होगा। नहीं, एग्जैक्टली सेंटर में तब होगा कि जब दोनों मासेस इक्वल होंगे, राइट। अगर दोनों मासेस अनइक्वल हैं तो फिर एग्जैक्टली सेंटर में नहीं होगा, सही है। जो जो अर्थ का जो मून का मास है उसके 100 टाइम्स अर्थ का मास है, ओके। सो इसलिए नहीं होगा, समझा भाई? जी। और अगर सेंटर में हुआ भी, ओके, अगर सेंटर में हुआ भी, सो यू हैव टू सेट अप द इक्वेशन लाइक दिस एवरी टाइम, राइट। सेंटर में होगा तो वो अपने हिसाब से इक्वेशन के अंदर खुद ही जो है ना वो आपको पता चल जाएगा, राइट, व्हेन यू सॉल्व। जैसे मोमेंटम के अंदर होता था ना, कि जब हमें डायरेक्शन नहीं पता होती थी, हम वेलोसिटी निकाल रहे होते थे, राइट। सो वेलोसिटी के साथ एट द एंड नेगेटिव या पॉजिटिव साइन आ जाता था, हमें पता चल जाता था कि भाई डायरेक्शन किधर को होगी, समझ रहे?
लेकिन खैर कद्दू का याद नहीं होगा। जी मत बोल दियो सर बेटा, देख झूठ। हाँ हाँ, बोल बोल भाई। अगर तो हम दो सेम प्लैनेट्स कंसिडर करते हैं, फिर रिजल्टेंट बीच में होगी एग्जैक्ट। बिल्कुल होगी भाई, बिल्कुल होगी। सही। अच्छा जी, मैंने ये ले लिया, दोनों के मासेस का रेशियो ले लिया, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ओवर डी माइनस एक्स होल स्क्वायर। ओके, ये मेरे पास आ गया। सही है। अब ये मेरी इक्वेशन सेटअप हो गई है। अब यहां से आगे तुम वैल्यूज कैलकुलेटर में रख के और सॉल्व कर लोगे, राइट। दिस इज द सेटअप, राइट। क्या ये बात समझ में आ रही है भाई? क्या ये इक्वेशन समझ में आई है? हाँ जी। मेरे पास रिजल्टेंट ग्रेविटी किसी भी एक पॉइंट पे अगर जीरो होगी, तो उसके लिए मैंने ये काम किया। अगर जो रिजल्टेंट ग्रेविटी जीरो नहीं होती मान लो, तो फिर उसके उसके लिए फिर तुम रिजल्टेंट की जो भी वैल्यू आ रही है तुम उसको लेके रखोगे, राइट। क्लियर हो गया? अच्छा जी, चलो यहां तक हमने बात पूरी कर ली। सही है। ग्रेविटी फॉर द टू प्लैनेट हमने बात कर ली, राइट। अब आ जाओ इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं और फिर एंड करेंगे क्लास। अब देखो सीन ये हो रहा है, मसला मेरे साथ पता है क्या हो रहा है। मसला ये हो रहा है कि असर से मगरिब का टाइम जो है बहुत छोटा हो रहा है मेरे लिए। सही है। और मैं सोच रहा हूँ कि जो है ना, थोड़ी सी लंबी क्लास हो टू की, ताकि जो है ना कुछ टॉपिक सुकून से पढ़ाया जाए। सही है। लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, इसी वजह से मैं क्लास शिफ्ट करना चाह रहा हूँ। सही है। रात में फिर इशा के बाद जो है वो तुम्हें सुकून से पढ़ाएंगे। सही है। तो ये सीन है। अभी भी फौरन फौरन भागना है तो। और A2 की क्लासेस में जो है ना, मतलब ये छः छः क्लासेस चल रही है, एक एक टॉपिक पे, चैप्टर पे भी नहीं है। सही, ये नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। सही है, तो खैर ये शायद मैं देखो मैं कल से ही चेंज कर दूँ, मैं बता देता हूँ अभी। मैं आज जो है ना, आज के आज कंफर्म कर दूंगा। सही है। कल की क्लास शायद रात में। ओके, आ जाओ ग्राफ बनाते हैं। देखो, देखो ये ग्रेविटी है, ये ग्रेविटी आ गई। सही है। ये मेरे पास आ गया डिस्टेंस, राइट। ये मेरे पास आ गया डिस्टेंस एक्स, या डिस्टेंस ले लो तुम डी की फॉर्म में ले लो, जो भी ले लो, राइट। सही है। लेट्स से दिस इज द सरफेस ऑफ द फर्स्ट प्लैनेट। सही है। ओके। एंड ये जो है सरफेस ऑफ द अदर प्लैनेट है। सही है। सरफेस ऑफ द अदर प्लैनेट, राइट। मतलब जो है, अगर तुम गोला बनाना चाहो, सो तुम्हारे पास एक का गोला ऐसा बनेगा। सही है। ये रेडियस आ जाएगा। और दूसरे का गोला ऐसा बनेगा। सर ये रेडियस आ जाएगा, तो पिच का वो बना, बट ऐसे ऐसे बनेगा, राइट। अच्छा जी। अब लेट्स से कि मेरे पास जो है ना, अर्थ की जो ग्रेविटी है वो लेट्स से मैक्सिमम यहाँ पे। अब देखो मैं सिर्फ स्केच कर रहा हूँ, राइट। यहाँ पे प्लॉट नहीं करना होगा, स्केचिंग कर रहे हैं सिर्फ, राइट। अब जो अर्थ का जो ग्राफ होगा, अगर वो मैं बनाऊं, तो वो मेरे पास बन रहा होगा लाइक दिस। ओके, ये हो गया अर्थ का ग्राफ। ओके, और ये एक पॉइंट पे जाके हो रहा है जीरो। क्लियर? फिर उसके बाद सर इधर एक्सिस में मेंशन करना जरूरी है कि ये किस चीज का सरफेस है? वो जो मैं, मतलब कि किस प्लेनेट का सरफेस है ये, जी। वो जो मैं बताएगा, क्वेश्चन के अंदर खुद ही बताएगा। सही है, ठीक। एक बात ये हो गई। दूसरी चीज, मून के लिए तुम्हारा ग्राफ नीचे चले जाएगा लाइक दिस। ओके, ये तुम्हारे पास आ गया मून। सही हो गया। ये तुम्हारा ग्राफ हो गया। सही है। देखो ग्राफ जो है वो यहाँ पे, दिस इज वेयर जी रिजल्टेंट इज इक्वल टू जीरो। ओके, यहाँ पे तुम्हारे पास रिजल्टेंट ग्रेविटी जीरो आ रही है। सही है क्या? अब जरा इसको समझने की कोशिश कर लो। सही है। इसका सीन ये, देखो मैंने एक ग्राफ बनाया थोड़ा सा ऊपर। सही है। दूसरा ग्राफ बनाया थोड़ा सा नीचे, राइट। मतलब थोड़ा सा एंड नीचे किया, राइट। उसकी वजह ये कि भाई ये जो जी ऑफ द अर्थ होगी, ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, अब इसी बात से ज्यादा होने वाली है। सही। ग्रेविटी, और ग्रेविटी ऑफ द मून ऑब्वियसली बात है वो कम होने वाली है। तुम्हें पता है कि 1/6 का रेशो होता है ग्रेविटी ऑफ द अर्थ और मून पे। जी 9.8 होती है अर्थ की, और 1.62 होती है मून की, राइट। तो ये तुम्हारे पास दो चीजें आ गई। क्लियर हो गया? पहली चीज, तुम देख रहे हो कि जो सेंटर, जो नल पॉइंट है, उसको मैं यूजुअली नल पॉइंट बुला रहा होता हूँ। सही है। ये जो तुम्हारे पास नल पॉइंट है, सही है, दिस इज बेसिकली स्लाइटली टूवर्ड द टूवर्ड्स द मून, राइट। क्योंकि तुम्हें पता है कि भाई अगर अर्थ बड़ी है तो उसका ग्रेविटेशनल इफेक्ट बहुत दूर तक जाना चाहिए, राइट।
सो दैट इज वाई जो अर्थ की जो ग्रेविटी जीरो हो रही है वो बहुत दूर जाके हो रही है। क्लियर हो गया? सही हो गया? सो यहाँ पे मेरे Sir, पास ये चीज आ रही है। हाँ जी बोलिए। ये नेगेटिव हो रही है मून की gravity। बताने लगूँ बच्चे, बताने लगूँ। आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ। देखो, पहले तो तुम्हें दो दो तीन चीजें इसके अंदर समझनी है। पहला पॉइंट कि भाई स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू इरिस्पेक्टिव ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव, स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू तुम्हें समझनी है, राइट? अगर तो तुम्हारे पास सेम मास होता, सही है, चलो मैं एक बना के दिखा देता हूँ तुम्हें, सही है, तुम्हें जो है ना शायद थोड़ा सा और क्लियर सेंस आ जाए, सही है। अगर तुम्हारे पास सेम मास होगा, सही है, तो तुम्हारे पास किस तरह से ग्राफ बनेगा? बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह से बन रहा होगा। सही, लेट्स से तुम्हारे पास जो है ना प्लेनेट विद इक्वल मास। ओके, अब सीन ये है कि देखो, दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट सेम होने वाले हैं। सही, एक दो तीन चार लाइन ऊपर है, एक दो तीन, सॉरी एक दो तीन चार लाइन नीचे, राइट? सही हो गया, ये तुम्हारे पास आ गया, राइट? एग्जैक्टली सेंटर में तुम्हारे पास जो है ना नल पॉइंट आना चाहिए। सही है। कैसे करोगे एग्जैक्टली सेंटर? स्केल ले लेते हैं, वहां पे तुम्हें ग्राफ दिया हुआ होगा, सो ग्राफ से तुम होशियारी कर सकते होगे। सही है। अगर मैं इसका सरफेस ले लूँ, उसका सरफेस मेरे पास तकरीबन, हम ले लेते हैं 10 तक ले जाते हैं हम उसको, सही, इसका सरफेस जो है ना वो 10 तक ले जाते हैं, ताकि एग्जैक्टली 5 पे जो है ना वो हमारे पास बन जाए। ये आ गया 10 पे, सही है। एग्जैक्टली 5 पे हमारे पास क्या आ जाएगा? सेंटर आ जाएगा, सही है। यानी नल पॉइंट एग्जैक्टली 5 पे आना चाहिए, राइट? सो बोथ द ग्राफ शुड स्टार्ट फ्रॉम द सेम वैल्यू, राइट? ये गया इधर तक, सही है। एंड ओके, एंड यहाँ से ये चले जाएगा ऐसे, सही है। तो मैं अभी बताने लगा हूँ कि नेगेटिव में क्यों जा रहे हो, कि अभी इसको इग्नोर करना प्लीज, राइट? देखो, पहली चीज, अगर तो इक्वल मासेस होंगे तो नल पॉइंट एग्जैक्टली सेंटर में होगा, सही है। अगर तो इक्वल मासेस हैं तो तुम्हारे पास क्या होगा? नल पॉइंट इन द सेंटर, राइट? नल पॉइंट इन द सेंटर, सही हो गया। पहली बात हो गई। एंड दूसरी बात हो गई, इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटी, राइट? तीसरी बात हो गई ऑपोजिट डायरेक्शन, सही। ये तीन चीजें तुम्हें ध्यान में रखनी है, सही है। यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा? अनइक्वल मासेस है, सही है। यहाँ पे हमने कहा कि भाई अनइक्वल मासेस, अनइक्वल मासेस, राइट? इसके अंदर क्या होगा भाई? तुम्हें जो है नल पॉइंट अवे फ्रॉम द ग्रेटर मास, राइट? बिकॉज उसकी ग्रेविटी का इफेक्ट बहुत दूर तक होगा, राइट? एंड देन एक बात हो गई, सही है। और दूसरी हमने यहाँ पे क्या लिखा? इक्वल मैग्नीट्यूड, ओके, अनइक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटी, सही है। अनइक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि जो है ना मास हमारी ग्रेविटी डिसाइड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटी, सही है। एंड थर्ड, ऑपोजिट डायरेक्शन तुम्हारे पास होनी चाहिए, राइट? ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, सही हो गया, ऑपोजिट डायरेक्शन, सही। अब देखो, मैंने दो चीजें समझा दी। मैंने ये बता दिया कि नल पॉइंट दूर या करीब क्यों हो रहा है, या सेंटर में क्यों आ रहा है, या किससे दूर होगा किससे करीब होगा, ये मैंने बता दिया, ओके? नल पॉइंट एग्जैक्टली सेंटर में होगा जब तुम्हारे पास इक्वल मासेस होंगे, क्योंकि
एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे दोनों की ग्रेविटेशनल फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी, राइट। अगर एक से दूर होगा दूसरे से करीब, या दूसरे से दूर पहले से करीब, उस केस के अंदर आपका एक मास ज्यादा होगा एक मास कम होगा, राइट। सो ग्रेटर मास से दूर इफेक्ट आएगा, ग्रेटर मास से दूर नल पॉइंट आएगा, और लेसर मास से करीब नल पॉइंट आएगा, राइट। अब तीसरी बात कि ऑपोजिट डायरेक्शन क्यों है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन इस वजह से बच्चों कि ग्रेविटी तुम्हारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। अब तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा कि भाई जो ग्रेविटी की वैल्यू होगी ना, अब यहाँ पे जब तुम ये जो लाइन है ना, इस लाइन पे जब तुम ग्रेविटी की वैल्यू देख रहे होगे सही मीटर से या कुछ किसी भी चीज से, सो ग्रेविटी रिजल्टेंट ग्रेविटी तुम्हें दिख रही होगी, और वो जो रिजल्टेंट ग्रेविटी होगी, जब अर्थ की ग्रेविटी डोमिनेंट होगी तो ग्रेविटी तुम्हें एक डायरेक्शन में देखेगी, जब मून की ग्रेविटी डोमिनेंट होगी तो अपोजिट डायरेक्शन में देखेगी नेगेटिव साइन के साथ, राइट। क्योंकि वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी ना, और वेक्टर क्वांटिटी जीरो के बाद वो पॉजिटिव होती है, जीरो से पहले नेगेटिव होती है, राइट। एंड दैट नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन का बता रहा होता है, समझ लो, जरा समझ लो, सर सही सो है। हम कोई भी वैल्यू नेगेटिव ले सकते हैं, कोई भी कोई भी, पॉजिटिव? यस फॉर नाउ कोई भी वैल्यू नेगेटिव ले सकते हो, राइट। देखो अब यहाँ पे जो, अगर तो उसने आपको जस्ट, मैं जैसे यहाँ पे स्केचिंग कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू नेगेटिव ले रहा हूँ, बट अगर तुम्हें पास इक्वल मासेस हैं, सही, तो इक्वल मासेस के अंदर यू हैव टू मेक श्योर कि जितनी हाइट इसकी आ रही है ना, उतनी हाइट इसकी भी होनी चाहिए, राइट। तब जाके वो इक्वल मासेस कहलाएंगे, क्योंकि इक्वल ग्रेविटी तभी कहलाएगी, राइट। सही हो गया। एंड सिमिलरली एग्जैक्टली सेंटर में कट होना चाहिए, राइट, एग्जैक्टली। हाँ जी, ये ग्राफ समझ में आता है बच्चों? यस सर, तो हम ओके। किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव ले सकते हैं हाँ ना? जी, किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव, तुम इस ग्राफ को बाय द वे ऐसे भी बना सकते हो, अगर तुम्हें तुम्हें यू मन है ना, तुम यू भी बना सकते हो, कोई मसला नहीं, ऐसा भी चलेगा, राइट। लेकिन डायरेक्शन चेंज जरूरी है, सही है, बस ये रिक्वायर्ड है। सही हो गया। चलो, ये मैंने ग्राफ बता दी, सही है। वन प्लेनेट अगर हमारे पास था तो उसका भी मैंने सीन बता दिया, सही है। अगर मेरे पास दो प्लेनेट थे उसकी क्या ग्रेविटी की कहानी है वो भी मैंने बता दिया आपको, सही। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज हमने देखनी है, अरे यार इतना बड़ा कैसे हो गया, सही। एक और चीज यहाँ पे हमने देखनी है, और वो ये चीज है कि भाई अगर मैं मास को रिलेट करना चाहूँ इस पर, सही है। अगर तो जो है मैं इसके मास को रिलेट करना चाहूँ और वॉल्यूम से रिलेट करना चाहूँ तो वो रिलेशन कैसे बनेगा वो देखना है, सही। इसकी भी डेरिवेशन जो पेपर में आई हुई है, सो इसको भी कर लेते हैं, राइट। सो लेट्स से, एक सेकेंड, ये आ गया, एंड ये आ गया, सही है। ग्रेविटी एंड डेंसिटी, डेंसिटी रिलेशनशिप ओके, आज अभी समझ लेते हैं। अब लेट्स से, मान लो भाई, अज्यूम कर लो कि ये तुम्हारी धरती माँ है, सही, अज्यूम कर लिया, वेरी गुड, सही है। ये भी मान लो, इतना मान लिया, तो ये भी मान लो भाई कि ये है इसका रेडियस, नहीं ये नहीं, ये रेडियस ले लो, सही है। ये भी मान लिया, वेरी गुड हो गया, सही है। तीसरी चीज ये मान लो कि भाई ये जो है ना परफेक्टली स्फीयर है, ओके। क्या है भाई, परफेक्टली क्या है, स्फीयर है, राइट। परफेक्टली स्फीयर अगर अगर है तो भाई वॉल्यूम क्या होगा, क्यों बच्चा मुझे जल्दी से बता सकते हैं, परफेक्ट स्फीयर का वॉल्यूम क्या आता है? 4/3 pi r cube। बेहतरीन हो गया यार, वेरी गुड। अच्छा जी, तुमने बता दिया भाई 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। अच्छा जी, चलो, अब हमने जो है ना यहाँ पे इसका वॉल्यूम लगा दिया, सही है। 4/3 पाई आर क्यूब, राइट, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द प्लैनेट, जो भी प्लैनेट है, राइट। अच्छा, तुम्हें तुम्हें ग्रेविटी को और डेंसिटी को रिलेट करना है, राइट। सो तुम्हारे पास ग्रेविटी का जो फॉर्मूला है वो तुमने लिख लिया, G = GM/r², राइट। एंड डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो तुमने अलग से लिख लिया, मास ओवर वॉल्यूम, राइट, राइट। अच्छा जी, सो ग्रेविटी और डेंसिटी को रिलेट करने के लिए दो ही चीज, एक ही चीज कॉमन है दोनों इक्वेशन में, मास मास कॉमन है, तो दोनों के अंदर से मास को सब्जेक्ट बनाओ, इक्वेट कर दो, राइट। सही, सो तुमने कहा कि भाई G टाइम्स R² / G = M, राइट, सही। और यहाँ से तुमने बना दिया रो, सही है, टाइम्स वॉल्यूम = मास, राइट। और तुमने कर दिया इक्वेट इन दोनों, राइट। अच्छा अच्छा, इक्वेट करोगे तो तुम्हारे पास क्या होगा, G R² / G = रो टाइम्स वॉल्यूम, राइट। ये तुमने इक्वेशन रिलेट कर दी, राइट। अच्छा जी, अब जरा इनकी वैल्यूज, वॉल्यूम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, और तुम इसको इंसान बना दो,
सही है। सो वॉल्यूम हमने रखा 4/3 पाई r क्यूब। सो डेंसिटी टाइम्स 4/3 पाई r क्यूब, राइट। और जी टाइम्स r² ओवर कैपिटल जी। भाई देखो एक चीज याद रखना प्लीज, ए लेवल्स के अंदर डेरिवेशन कर रहे हो ना, जो उसने सिंबल पेपर के अंदर दिया हुआ है, वही सिंबल तुमने यूज करना है। अपनी तरफ से कोई चवल नहीं ना, अपनी तरफ से कोई होशियारी नहीं करनी है, बता दे रहा हूँ अभी से, सही है? अगर तो उसने आर को एक्स दिया हुआ है तो तुमने भी एक्स लेना है, अगर तो उसने आर को छोटा आर दिया हुआ है तो उसने छोटे में छोटा आर लेना है, अगर बड़ा आर दिया हुआ है तो तुम्हें बड़ा आर लेना है, ओके? तुम अपनी तरफ से कोई भी होशियारी करोगे ना, तुम्हारा नंबर घटेगा उसका। अगर डेरिवेशन के अंदर कोई तुमने अपनी तरफ से कोई सिंबल इंट्रोड्यूस करवा दिया, उसका नंबर काट लेगा वो, ओके? सो बी वेरी केयरफुल। जब डेरिवेशन कर रहे हो, सीधा सीधा सिंबल आना चाहिए जो उसने क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, राइट? और कंफ्यूज मत होना उस सिंबल से, वो सिंबल के बारे में पहले से तुम्हें कहानी बता देता है कि इसकी क्या औकात है, ये क्या चीजें फर्क कर रहा है, ओके? चलो ये बात हो गई। अच्छा जी, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। डेंसिटी इन टर्म ऑफ ग्रेविटी कह दो, ये ग्रेविटी इन टर्म ऑफ डेंसिटी कह दो, जो तुम्हारी मर्जी है, राइट? सो अगर मैं जो हूँ डेंसिटी को सब्जेक्ट बना लेता हूँ और ग्रेविटी को मैं ले लेता हूँ, सही है? यार एक तो ये डेंसिटी का सिंबल जो है ना, बड़ा गंदा गंदा सिंबल बनता ही है। अच्छा जी, सो 3g। अच्छा यहाँ से r³ और ये r² कैंसिल आउट हो जाएगा, सही है? सो 3g ओवर 4 पाई एंड कैपिटल जी, राइट? ये तुम्हारे पास डेंसिटी और ग्रेविटी का रिलेशन आ गया, सही? बच्चों ये बात समझ में आई? बच्चों जरा हाँ ना बोलो प्लीज, ये बात समझ में आती है? सर एक जी सर। R का नहीं रहता भी। क्या नहीं ले सकते? आर एक हम आएगा, वो एक आर R आएगा, वो रह गया मुझसे, गुम हो गया। एक सेकंड। आर मेरे पास आ जाएगा, डेंसिटी मैंने यही छोड़ी है, 3 आ गया, 4/3 जी और आर, बिल्कुल आ गया, सही हो गया। अच्छा जी, एक काम कर लो, जरा ये निकाल ही दिया, जरा डेंसिटी, अर्थ की डेंसिटी निकाल दो जरा। अगर मान लो ये अर्थ है, सही है? अगर मान लो कि तुम ये अर्थ है, सही है? तुम्हें पता है दुनिया पे तुम बचपन से रह रहे हो, सही है? और दुनिया का बोझ जो है वो तुमसे कहीं ज्यादा है, तुम्हारे बोझ से 5.98 एक्सपोनेंट 24 kgs। ये दुनिया का मास है, राइट? और दुनिया का जो रेडियस है 6.38 एक्सपोनेंट 6, राइट? जरा मुझे डेंसिटी निकाल दो, अर्थ की कितनी आती है? सर जो ये स्मॉल जी है इसकी, ये 9.81 है ना? हाँ जी। सही G की वैल्यू 6.38 टाइम्स 10.6 10 पावर 6 है। 10⁻⁻11, 6.67 एक्सपोनेंट -11। हाँ। 6.67 एक्सपोनेंट -11, सही है? तो अच्छा ये मास सिक्स वैसे पॉइंट थ्री कैंसिल हो गया। एट कितना 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 भाई? 6.38 वो आपने जो वैल्यू लिखी है वो किस चीज़ की? रेडियस है बच्चा। सर ये अर्थ का रेडियस भी फिक्स्ड होगा परसों। जी भाई, 6.38 एक्सपोनेंट 6 है ना? ठीक है। ओके, कितनी आती है भाई? सर 5503। वेरी गुड। सही है भाई, बच्चे में ऐसा बता रहे हैं कि ग्रेविटी इतनी आ रही है, सही है? डेरिवेशन तुम्हें आनी चाहिए, सही है? और तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इससे जो है ना वैल्यू तुम इस तरह से निकाल सकते हो, राइट? अच्छा, अब जो है हमारा, तुम्हें पता है कि हमारा जो अर्थ है वो, तुमने अर्थ को कैसा पाया? इज इट गैशियस, इज इट मोर वाटर और मोर रॉकी? क्या क्या पाया? मोर वाटर। 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 ओके, हमें पता है कि भाई 70% वाटर है, ठीक है? एंड देन 30% जो है वो हमारी जो है ना वो है पत्थर वत्थर मट्टी, ओके? उसकी जो है ना, उसकी वजह से जो है वो हमारे पास जो है ना 30% हमने कहा कि भाई
सैंड है, लैंड है, राइट। सही है। अब इसकी वजह से ग्रेविटी ये आ रही है, राइट। अगर तुम्हारे पास वो तुम्हें क्वेश्चन के अंदर दे दे कि भाई एक प्लेनेट है, और उस प्लेनेट की जो डेंसिटी है, मान लो कि वो 5,000 से कम है, मतलब अर्थ की डेंसिटी से कम है, मतलब 3,000 2,000 ले लो, सही है। और तुमसे वो पूछ रहा है कि भैया इसकी अगर डेंसिटी ऐसी आ रही है, मतलब 5,000 से कम आ रही है, तो कैन यू प्रिडिक्ट द कॉम्पोजिशन ऑफ दैट प्लेनेट? एनीबडी? तुम कह सकते हो कि भाई अ, सर सवाल रिपीट कर। सवाल ये भाई कि एक जो है ना डेंसिटी, डेंसिटी जो है ना मेरे पास एक प्लेनेट की आ रही है, डेंसिटी ऑफ अ प्लेनेट विद लेट्स से 3,000, राइट। सही हो गया। और एक और डेंसिटी ऑफ द प्लेनेट आ रही है 5,000, 7 8,000 लगा लो तुम। सही है। एक और डेंसिटी तुम ले लो 8,000। सही है। ये दो प्लेनेट है मेरे पास, सही है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि भाई अम, इसकी जो है ना कॉम्पोजिशन ऑफ द प्लेनेट बता दो, राइट। यानी किस चीज से वो प्लेनेट कंपोज है, राइट। ये तो उसके अंदर गैशियस गैशियस स्टेट है, लिक्विड है, सॉलिड है, फिर प्रेशर कैसा है, हाई प्रेशर है, लो प्रेशर है, ये बता दो बस। सो कॉम्पोजिशन ऑफ द प्लेनेट क्या होगा? सर पहले वाले में शायद गैस लैंड होगा। आता होगा। पहले वाले में क्या ज्यादा होगा भाई? लैंड, वाटर कम होगा। पहले वाले के अंदर वाटर कम होगा, और दूसरे वाले के अंदर आप कह रहे हो वाटर ज्यादा होना चाहिए, उजैफा भाई कह रहे हैं। ऐसे ही लग रहा है। उजैफा भाई ऐसे कह रहे हैं। जैनब आप क्या बता रही थी? सर मैं ये कह रही थी कि या तो गैस होगा या आप कह रही हो गैस होगा, ओके। और भाई और कोई कुछ बता रहे हैं? हाँ जी, मुबीन लोग, हसाम। सर 8,000 वाले में लैंड आता हो। ओके भाई। और नूर आप क्या कहती हो? जी सर, मैं हम्म। भी एक। सही है। परफेक्ट हो गया। देखो भाई, अगर डेंसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब है रॉकी सरफेसेस ज्यादा होनी चाहिए, राइट। लैंड ज्यादा होनी चाहिए, राइट। या तुम्हारे पास जो है ना पत्थर मट्टी ज्यादा होना चाहिए उस प्लेनेट पे, राइट। या अगर पत्थर मट्टी कम है, लिक्विड है, तो वो हाई प्रेशर पे होना चाहिए, सही है। तो उससे भी जो है ना डेंसिटी तुम्हारे पास ज्यादा बढ़ के आ रही होगी, राइट। जब हाई प्रेशर पे होगा तो स्क्वीज्ड होगा एक छोटे से जगह में, तो उसकी वजह से डेंसिटी बढ़ जाएगी, राइट। तो हम दो चीजें कह सकते हो कि तुम्हारे पास या तो ग्रेटर रॉकी सरफेस, या लार्ज रॉकी सरफेस, सही है। या तुम कह सकते हो लिक्विड एट हाई प्रेशर। सही। तुम लिक्विड एट हाई प्रेशर भी कर सकते हो, या तुम रॉकी सरफेस भी कर सकते हो, सही। या रॉकी सरफेस एट हाई हाई प्रेशर ये भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। सही है, कोई भी लिख दोगे चल जाएगा, सही। एंड यहाँ पे तुम कह सकते हो कि भाई अम, सर को तो पता चला कि ये लिक्विड है, हाई हाई प्रेशर। देखो लिक्विड, अगर तो तुम्हें क्वेश्चन के अंदर बता रहे कि भाई दो प्लेनेट है, और दोनों जो है ना उसकी उसके अंदर लिक्विड ज्यादा है, सही है। तो अब तुम रॉकी तो उसके अंदर नहीं लिख सकते, समझ रहे हो? मतलब दो प्लेनेट है, एक की डेंसिटी ज्यादा है, एक की डेंसिटी कम है, उन्होंने कहा कि भाई दोनों ही जो है ना वो है, दोनों ही जो है ना वो लिक्विड लिक्विड है, या सही है, या एक्वस प्लेनेट है, सही है। तो अब तुम उसके अंदर ये तो नहीं लिख सकते ना कि भाई रॉकी सरफेस है या नहीं है, राइट। उसके अंदर तुम्हें ये लिखना पड़ेगा कि प्रेशर की चेंज करने से तुम्हें जो है ना तुम्हारा जो वो होगा डेंसिटी होगी वो चेंज होगी, समझ रहे हो भाई। तो प्रेशर को अगर तुम हाई कर दोगे, हाई प्रेशर का मतलब है कि वो जो है ना सारे जो लिक्विड कंटेंट है उसको स्क्वीज कर देगा एक छोटी सी जगह पे, राइट। सही है। अगर प्रेशर इनवर्ड होता है तो बेसिकली सब चीज़ों को स्क्वीज कर रहा होता है, और उसकी वजह से डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि डेंसिटी का मतलब है मास पर यूनिट वॉल्यूम। सही। यूनिट वॉल्यूम के अंदर प्रेशर के ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा मैटर आ जाएगा, राइट। सो इट इंक्रीजेज द डेंसिटी अल्टीमेटली, राइट। समझ रहा भाई? जी सर। सही है। यहाँ पे अच्छा सेकंड के लिए तुम कह सकते हो कि भाई लिक्विड है, सही है, क्योंकि रॉकी नहीं होना चाहिए, सही है, क्योंकि डेंसिटी कम है अर्थ से, सही है। सो लिक्विड होना चाहिए, सही है। लिक्विड एट लो प्रेशर, ये गैस होना चाहिए, सही है, लिक्विड। या फिर जो है ना तुम गैस कह सकते हो, सही है।
प्रेशर अगर तुम्हें ऐड करना है, सो लो प्रेशर तुम कह सकते हो, लिक्विड एट लो प्रेशर कह सकते हो, जस्ट गैस कह सकते हो, राइट। लो प्रेशर या फिर गैस, फिर ये ओके। प्लैनेट वन में वाटर सरफेस ज्यादा होगा फिर। हाँ, वाटर से भी ज्यादा होनी चाहिए। यस, वेरी गुड भाई। अच्छा जी, चलो आगे बढ़िए, बस करें, क्या कहते हो? हाँ जी, बस करते हैं। बस कर दे रहे हो। और भी कोई है बस वाला? दो बच्चे बोलने से बस करो, बाकी लोग मेरे ख्याल से आगे सर बढ़ा वो दें। रहता क्या है? क्या? वो रहता क्या है? रहती तो बहुत सारी चीजें ब्रो, अभी तो स्टार्ट हुआ सर क्या मतलब? है ना? सब कल करेंगे। है ना? टुमारो वाले लोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ओके। भाई मुझे हेडिंग लगा लेने दो बस। देखो इसके अंदर जो है चैप्टर के अंदर मैं तुम्हें लिख देता हूँ यहाँ पे, सही है। तो हमारे पास ग्रेविटेशन के अंदर हमने फील्ड देखी है, सही, फील्ड्स, राइट। हमने फोर्स देखी है, सही है। सही है, उसके बाद हमने ग्राफ देखा है, सही। एंड देन डेंसिटी हमने देखी है, सही है। अब जो चीज़ हमने देखनी है वो हमने देखना है वेटलेसनेस, सही है। कम ऑन, वेटलेसनेस, ओके। फिर उसके बाद हमने देखना है कैपलर्स लॉ, कैपलर्स लॉ, सही है। फिर उसके बाद हमने देखना है बाइनरी प्लैनेट, सही है, बाइनरी। सर एक सवाल था, ये थर्मोडायनेमिक्स में आपने हमें डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू नहीं ये पढ़ाया वाला जानू, नहीं करवाया आपने पढ़ाया, हमें? नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ाया, ये सब तुम्हारी टीचर की होशियारी है भाई, उनसे निपटो जाके। जी जी सर, सही। मैं ना डर हो गया ना। नंबर दे दो भाई, मैं भी तंग कर देता हूँ उनको। अच्छा जी, ओके, डन हो ये, गया। अबे ओए, अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा खैर, ये जो है ना, ये हमारे पास अभी ग्रेविटेशन का है, सही है। उसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फिर अलग से कॉन्सेप्ट होंगे, सही है। तो खैर वो लेकिन एक वीक में निपट जाएगा, सही। इसका इसके अंदर बस ये ग्रेविटेशन के चैप्टर ना मैं थोड़ी लंबी करके पढ़ाता हूँ, सही है। शायद तुम्हें और टीचर इतनी लंबी ना पढ़ाएं, बट मैं थोड़ी सी लंबी करता हूँ क्योंकि जो है ना इसके कुछ क्वेश्चंस ज़्यादा भी हैं और मतलब हर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है ना, तो इस वजह से जो है ना ये सारा एक दफ़ा क्लियर हो जाएगा तो फिर हो जाएगा, सही है। सो बस ये जो है ना मेरी कोशिश मेरी ये है कि कल जो है ना ये हो जाए सारी चीज़ें, राइट। ये वेटलेसनेस का कॉन्सेप्ट है, सही है। हमारे पास जो बच रहा है और उसके बाद वेटलेसनेस के बाद जो है वो हमारे पास जो चीज़ बच रही है वो ये चीज़ बच रही है कि कैपलर्स लॉ बचेगा, वेटलेसनेस, कैपलर्स लॉ और बाइनरी स्टार, ये तीन चीज़ें बचेंगी। उसके बाद ये हो जाएगा, कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, कंप्लीट करेंगे। कल मैं जो हूँ ना टाइमिंग 9:30 की करने वाला हूँ, माई टाइम, सही है, 9 PM माई टाइम, सही है। मैं बता देता हूँ, मैं व्हाट्सएप पे मैसेज करूंगा, उसी हिसाब से कोऑर्डिनेट करना क्लास वाली। अभी मैं कोई बात फाइनलाइज नहीं कर रहा हूँ, सही है। व्हाट्सएप के मैसेज का इंतजार करना प्लीज़, ओके। व्हाट्सएप पे मैं तुम्हें टेक्स्ट कर दूंगा कि ये टाइमिंग है, सही है, 9 बजे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, ओके। सो 9 to 10, सही हो गया। तो उस पे वो कर देना, सही हो गया। चलो बस आज की कहानी तक थी, अब इंशाल्लाह कल तुम लोग से मिलते हैं, सही, चलिए जी। ओके बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। या फिर अल्लाह अल्लाह हाफिज़ हाफ़िज़। सर। अल्लाह हाफिज़।